Hello, friends. Welcome to Zen Study. I am Arpit, and now I am here with a very important session. That is, we are going to discuss the mains paper, mains 2025 paper. And in today's video, I will be discussing the IR section from GS2. Now, every year in IR, there are 4 questions asked. It does not mean that the number of questions will be fixed or the allocations will be fixed. But yes, this year also 4 questions were asked, 2 questions of 10 marks and 2 questions of 15 marks, and the total allocation of IR was 50 marks out of 250. तो यहां पर ऐसा कोई ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं गया. इट वाज वेरी मच इन ट्रेंड. जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसी हिसाब से पूछे गए हैं. पिछले साल बायलेटरल रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, इस साल भी नहीं है. ये पिछले 2 साल से, मतलब इस 2 साल में, मतलब ये वाला साल मिला के थोड़ा सा डिविएशन है फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड्स. बट हाँ, यूपीएससी इज नोन फॉर डिविएशंस, सो इसलिए हम बहुत ज्यादा मतलब हैरान नहीं है. ठीक है. सो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, co-development and long-term institutional partnership. Elaborate. और यहां पर मैंने एक लिंक भी शेयर किया है. ये एक्चुअली में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो कवर हुआ था द हिंदू में, एंड दिस वाज कवर्ड समवेयर अराउंड अप्रैल में. और उसमें इंडिया अफ्रीका की डिजिटल पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशंस थे. सो डिजिटल पार्टनरशिप मतलब कि जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम एक्सेल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो हम अफ्रीका को दे रहे हैं. जैसे कि यूपीआई है, जैसे कि हमने वहां पर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी स्टैब्लिश किए. तो इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप यहां पर जो वर्ड है वो आईआईटी पूरा करता है. एक आईटीईसी प्रोग्राम है, इंडियन टेक्निकल एंड एजुकेशनल काउंसिल या कोऑपरेशन. ठीक है. तो वो भी एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम अफ्रीका में एंगेज हो रहे हैं. यूपीआई है, वो भी इंट्रोड्यूस होने को है. आधार लाइक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म्स टोगो जैसी कंट्री अडॉप्ट कर रही है. तो इससे जो इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिया को मदद मिली है, वो ही अफ्रीकन कंट्रीज रेप्लिकेट करना चाह रही है. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंडिया अफ्रीका का रिलेशंस का हमने एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दे दिया. चाहे आप नैम के टाइम से प्रेजेंट तक ले आओ, हमने मल्टीपल डायमेंशंस में इंटीग्रेट किया है एक दूसरे के साथ. चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, चाहे वो सोशल कोऑपरेशन हो, वी हैव इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. हम मल्टीपल डायमेंशंस के नाम भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं. और फिर लिख सकते हैं 21st सेंचुरी में one of the key aspects or one of the key dimensions for integration is digital partnership. ऐसा करके आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हो. ठीक है. और फिर जब आप मेन बॉडी में आते हो, तो बॉडी में आपको लिखना है कि हाउ दिस डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट. तो यूपीआई का आप मेंशन कर सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक, जिससे कि पॉवर्टी इरेडिकेशन होती है. ठीक है. हम यहां पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म्स को डेवलप भी कर रहे हैं विद मेनी कंट्रीज लाइक टोगो, तंजानिया वगैरह वगैरह. तो आधार हो गया. फिर आईटीईसी के बारे में आप मेंशन कीजिए.
और आईआईटी के बारे में मेंशन कीजिए जो हमने ज़ांज़ीबार में खोला है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हो गए जो कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर आप यहां पर थोड़ा सा अगर आपको यूनिक बनाना है अपना आंसर, तो यहां पर डिजिटल क्रिएटर्स की भी बात कर सकते हो। बहुत ऐसे अफ्रीकन डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो इंडिया में फेमस है। की पॉल वगैरह कुछ नाम है जिनसे हमारे प्रधानमंत्री मिले भी थे जब वो अफ्रीका गए थे। तो इस टाइप के चीजें भी आप लिख सकते हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट तभी आ रही है ना क्योंकि वो इतने पॉपुलर है इंडिया में। तो वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि भाई यहां से के सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे या फिर टॉलीवुड सॉन्ग्स पे या फिर भोजपुरी सॉन्ग्स पे वो लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। दे हैव अर्न्ड रिस्पेक्ट। और फिर उसके बाद जब आप कंक्लूजन में आओगे तो कंक्लूजन में आप ये कह के अपना आंसर एंड कर सकते हो कि हमारी जो पार्टनरशिप है, डिजिटल पार्टनरशिप, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। और जो हमारा एंगेजमेंट का थीम होता है अफ्रीका में, दैट इज अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स, उस थीम को ये अपहोल्ड करता है हमारा डिजिटल पार्टनरशिप उनके साथ। अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स मतलब कि हम वहां पर उनको एक्सप्लॉइट करने नहीं जा रहे हैं, हम वहां पर उनको डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। दिस इज हाउ वी कैन end or conclude this particular question. फिर next question is, with the waning of globalization post Cold War, world is becoming a site of sovereign nationalism. Elucidate. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो, with the waning of globalization मतलब ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज रिड्यूसिंग। किस दौरान? पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। और ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड है, पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब 1991 के बाद का जो वर्ल्ड है जहां पर ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था बट अब वो रिड्यूस हो रहा है, ये एक ऐसा वर्ल्ड बनता जा रहा है जहां पर सॉवरेन नेशनलिज्म को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन वॉज अबाउट इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड, but due to that integration many countries have faced much problems and that is why they are now looking towards inwards. सॉवरेन नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी नेशनलिज्म या सॉवरेनिटी इंपैक्ट हो रही है विद ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर आपको दो चीजों को लिंक करना है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग सॉवरेनिटी, एंड दैट इज व्हाई कंट्रीज आर लुकिंग इनवर्ड्स। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए अगर जैसे हम इंट्रो की बात करें तो यहां पर हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ रहा था ये बता सकते हैं। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया डिड एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप यहां पर इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो एलपीजी रिफॉर्म्स को मेंशन करते हुए। बट फिर आप इंट्रोडक्शन के एंड में ही एक चीज मेंशन कर सकते हो कि बट नाउ इन द प्रेजेंट डे एरा countries have started looking more and more inwards due to the threats to the sovereignty of those countries due to globalization. अब यहां पर आपने इंट्रोडक्शन एंड कर दिया, आपने एक आगे के लिए कनेक्टिविटी छोड़ दी। कोशिश ये करेंगे कि जब भी आप इंट्रोडक्शन एंड कर रहे हो आगे के लिए कनेक्टिविटी छोड़ रहे हो। अब जब आप मेन बॉडी में आते हो तो वाई इनवर्ड्स, हम क्यों इनवर्ड्स देख रहे हैं? इसके कई सारे रीजन आप बता सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। जैसे कि चाइना की जो पॉलिसीज हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई सारी कंट्रीज की और चाइना थ्रेटन करने लग गया।
ट्रेड वॉर्स होने लग गए, टैरिफ वॉर्स होने लग गए। और इन सब चीजों को देखते हुए लगा कि भाई इनवर्ड देखना ज्यादा सही है, सेल्फ सफिशिएंसी या फिर आत्मनिर्भरता ज्यादा अच्छा है। और इंडिया जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री, यूरोप जैसा रीजन, वो सब इनवर्ड देख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन भी बहुत हुआ एंड इलीगल माइग्रेशन भी बहुत हुआ, तो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। अमेरिका में भी हो रहा है आजकल, इंग्लैंड में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यूके में, इंडिया में भी इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट सरकार जोरों से लगी हुई है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से सॉवरेनिटी हैम्पर हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसीलिए कंट्रीज हैव स्टार्टेड लुकिंग मोर एंड मोर इनवर्ड्स, एंड दैट इज व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज वेनिंग। एंड दिस इज हाउ, और दिस इज in the way you will be able to answer this particular question कि क्यों countries inwards देखने लग गई। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, यूएसए का एग्जाम्पल दे सकते हो, इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, यूरोप का एग्जाम्पल दे सकते हो, आज की डेट में आप यूके का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। 4 एग्जाम्पल्स इनफ होंगे मेरे ख्याल से, और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन में पहुंचो। कंक्लूजन में पहुंचोगे तो कंक्लूजन में ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको कुछ अच्छा लिखना होगा, और ऑब्वियसली दिस वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि दूसरों को आप निर्भर बनाओ उनके ऊपर, और इन सब चीजों को आपको इस तरीके से टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं इसका इंट्रो लिखूंगा तो इसमें मैं कुछ फैक्ट्स दूंगा कि 85% एनर्जी इंपोर्ट करता है इंडिया, एंड देयरफॉर ये फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, इट इज अ डोमिनेंट किंगपिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries। ठीक है, फिर मैं इंट्रो के सेकंड पार्ट में आ जाऊंगा कि हम कहां से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हम टोटल 40 कंट्रीज से आज की डेट में ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड वेस्टर्न एशियन कंट्रीज। ठीक है, अगर देखो आपको फैक्ट्स याद ना आए तो आप इस टाइप से मैनिपुलेट कर सकते हो, सब्सटैंशियल पोर्शन of this 85% energy imports comes from the West Asian countries। ठीक है, ये आपने बता दिया इसमें इंट्रोडक्शन में। अब मेन क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर्स। अब यहां पर आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज के बारे में बात करना है इन द कमिंग ईयर्स। तब हमारी हम किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि इंडिया ईवीज की तरफ बढ़ रही है, मोर एंड मोर ईवीज आर बीइंग अडॉप्टेड। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है ईवी से रिलेटेड कि हमें बाय 2030 जो है 30% ऑफ द व्हीकल्स ऑन द इंडियन रोड शुड बी ईवीज। दूसरी चीज, हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये भी बेसिकली हमें 2030 तक ग्लोबल हब बनना है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, और ग्रीन हाइड्रोजन विल सब्सटैंशियली रिड्यूस द डिमांड ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स और एनर्जी इंपोर्ट्स। ईवीज भी रिड्यूस करेंगी डिमांड ऑफ ऑयल या एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम दीज कंट्रीज। बट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या एम रखती है कि सारी कंट्रीज के साथ हमें बराबर रहना, हमें विश्व मित्र रहना।
आज की डेट में हमारा जुड़ाव वेस्ट एशियन या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ऑयल की वजह से है, एनर्जी की वजह से, क्योंकि हम सब्सटैंशियल पोर्शन वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। बट हमारी फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज में हमारे पास प्लान्स हैं कि कैसे हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो फिर उस केस में हम वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये लिखना आपको इस क्वेश्चन में। एंड यहां पर आप ऑल्टरनेट वेज आप बता सकते हो किस तरीके से आप वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करोगे। टूरिज्म बढ़ भी रहा है खूब, ठीक है। फिर डिजिटल पार्टनरशिप्स ये बढ़ रही हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल स्टार्टअप्स हैं जो इंडियंस रन कर रहे हैं, बट अब वो दुबई जाकर सेटल हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हम इनके साथ आई वुड से ओवरऑल ट्रेड बढ़ा रहे हैं। हमारा यूएई के साथ सेपा साइन हुआ है 2022 में, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी में आप इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात कर सकते हो। तो इन सब चीजों के बढ़ने की वजह से हमारा और इनका एंगेजमेंट रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ड्यू टू दीज फैक्टर्स एनर्जी इंपोर्ट्स विल रिड्यूस फ्रॉम दीज रीजन्स, ठीक है। तो हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी? एनर्जी सिक्योरिटी हम ऐसे कर रहे हैं अपने विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर्स। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारी ऐसे हो रही है जिसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी ऑन दीज रीजन्स कम हो रही है, बट फॉरेन पॉलिसी का मेन उद्देश्य है कि सबसे बराबर अच्छे से रखनी है। तो हम और डोमेन्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं उन लोगों के साथ इंटीग्रेट। उन लोग मींस वेस्ट एशियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस नजरिए से अप्रोच करना था। दिस इज व्हाट वाज द एक्चुअल डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पर 2-3 चीजें समझने वाली थी। एक तो फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज, इसका मतलब क्या है? ट्रैजेक्टरीज आप इनको मेंशन करके बिल्कुल आप सिद्ध कर सकते हो, और ये जब हो जाएंगी तो फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम डिपेंडेंट कम हो जाएंगे वेस्ट एशियन कंट्रीज पे, बट फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे इनके साथ, ये लिखना आपको। दिस इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the reform process in the United Nations remains unresolved because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of USA versus Russo-Chinese alliance. Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard. अब यहां पर इंट्रोडक्शन में यूनाइटेड नेशंस के बारे में मेंशन करो, कब फॉर्म हुआ था, और समय के साथ साथ इसमें जो है वो वेस्टर्न डोमिनेंस आ गया। अब ये वेस्टर्न डोमिनेंस बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस को बिल्कुल टुवर्ड्स द वेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तो आपने ये लिख दिया, अब बॉडी में आ जाओ। आप ये बता सकते हो कि हाउ and why रिफॉर्म्स नीडेड। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो इनइफेक्टिव है ड्यू टू दैट वीटो पावर। दूसरी तरफ आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जहां पर वेस्टर्न डोमिनेंस ज्यादा है, तो भाई ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, इनको लोन वगैरह नहीं मिलता है, इनको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। यूनेस्को में अलग वेस्टर्न डोमिनेंस है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ ज्यादा वो नहीं कर पाती है, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज नहीं हो पा रहा है फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। सो दीज आर द इश्यूज विच आर बीइंग फेस्ड और प्लेगिंग द यूनाइटेड नेशंस। एंड आपको फिर इसके बारे में बात करनी है, यूएसए वर्सेस रशिया चाइनीज अलायंस।
अब यहां पर वेस्ट वर्सेस ईस्ट हो गया, रशिया और चाइना की पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हो गई है, एंड रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूएसए यूक्रेन की तरफ, रशिया की तरफ चाइना। तो ऐसे में ये जो फ्रैक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा डीप हो गए हैं, वाइड हो गए हैं। दीज कंट्रीज विल नॉट कम ऑन द सेम प्लेन फॉर डिस्कसिंग रिफॉर्म्स, दे विल ऑलवेज बी अपोजिंग ईच अदर, एंड इस चक्कर में रिफॉर्म्स हो ही नहीं पाएंगे यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड कंट्रीज लाइक इंडिया विल बी सफरिंग द मोस्ट। And that is why India has been very vocal for reforms in the United Nations on every global platform which India is going on. Whether it is United Nations or it is BRICS, it is SCO, हर जगह हम United Nations में reforms की बात करते हैं, क्योंकि we are not directly involved in the war, और हमें जो reforms होने चाहिए थे अब वो भी नहीं होंगे, उनमें भी एक मतलब बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आ गया ड्यू टू दिस वॉर एंड ड्यू टू दिस अलायंस गेटिंग फॉर्म्ड, तो जिससे प्रॉब्लम है। कंक्लूड आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, जैसे आप बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं बाय इंडिया, जैसे कि हम वर्ल्ड या ग्लोबल सपोर्ट लें, मोबिलाइज करें, स्पेशली द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, द मोर नंबर ऑफ कंट्रीज विच विल पुट प्रेशर फॉर रिफॉर्म्स, देयर आर मोर चांसेस कि भाई इस टाइप की चीजें हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम आज फिनिश करेंगे। हमने चारों क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आईआर से रिलेटेड आए थे। आई विल बी नाउ कमिंग विद मोर सच क्वेश्चंस डिस्कशन ऑफ GS2। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड you very well know what to do. Keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste. Jai Hind.